हेलो क्लास 10 के सभी छात्रों, आज अपन पढ़ेंगे वृत्त और उससे संबंधित उसके गुण। ये 5 नंबर की प्रश्नावली आएगी आपकी, 10वीं प्रश्नावली है ये। इसमें से 2 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के आएंगे और 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। ठीक है, तो अपन आज इसके गुणों के बारे में आता है क्वेश्चन। तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। 11वीं प्रश्नावली भी रचना है, वो भी वर्त से संबंधित है, तो कुछ पार्ट अपन उसका भी यहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बाद में अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी वो। तो 10वीं और 11वीं दोनों में 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन, यानी वो थ्योरेटिकल होते हैं। उनकी अपने को बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उसके गुण पता होना चाहिए, वर्त के भी क्या गुण होते हैं इसमें। तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें और वीडियो में बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। यानी कौन सी रेखा है जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। यानी कहाँ प्रतिच्छेद करती है वो? तो कोई भी रेखा अगर उसको प्रतिच्छेद करके अंदर चली जाए तो उसको तो अपन कहते हैं छेदक रेखा। परंतु जो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा उसको एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उसके को छेदक बिंदु भी कहते हैं। ठीक है ना, एक बिंदु पे करती है। जैसे ये वर्त है, वर्त का एक केंद्र है और ये परिधि है। ठीक है, क्या है? परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार, वर्त की परिधि 2πr। ये तो है इसका, तो ये 12वीं प्रश्नावली में काम आएगा अपने। और इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या तो वर्त की परिधि पर पूछा जाता है या वर्त के क्षेत्रफल पे एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। तो इस प्रकार से अपन 5 नंबर के आज ही करने वाले हैं कवर। ठीक है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5। अब देखो, जैसे मान लो ये है, इसकी परिधि है, तो परिधि से जो टच करते हुए जो बिंदु निकलेगा ना, उसको अपन कहते हैं स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा निकली है, ये जैसे रेखा है, ठीक है, ये यहाँ इसने स्पर्श किया है, तो यहाँ पे इसने स्पर्श भी किया है, अपन कह सकते हैं ये छेदक बिंदु भी है इसका, है एक बिंदु पे ही छेदन करती है। ठीक है ना, एक बिंदु पे। तो किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्त को प्रतिच्छेद करती है केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर। तो ये एक बिंदु है, मान लो इस बिंदु का अपन नाम लिख सकते हैं ए। तो केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। कौन करती है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। पूरा वीडियो देखें, वीडियो में बने रहें। 5 नंबर के क्वेश्चन अपन तैयार करने वाले हैं। ठीक है, अब अपने को कह दे कि वर्त पर स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वर्त पर स्थित बिंदु से। ठीक है, वर्त पर स्थित का मतलब क्या हुआ कि वर्त की परिधि पर कहीं न कहीं बिंदु होना चाहिए। ये वर्त की परिधि है, इस पे कहीं भी बिंदु स्थित होना चाहिए। जैसे मान लो बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो मात्र एक स्पर्श रेखा। जैसे इस बिंदु से होते हुए देखो, ये लो, एक स्पर्श रेखा ही खींची गई है, इसके अलावा कोई दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है ना, तो एक बिंदु से वर्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल एक स्पर्श रेखा। ठीक है ना, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न यूं आ जाए कि वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तब अपना उत्तर अलग होगा। ठीक है, इसमें मान लो एक पर्टिकुलर बिंदु की बात नहीं हुई है, इसमें यह बोला गया कि वर्त पर तो अपन कितनी भी खींच सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ बिंदु ले लिया, यहाँ बिंदु ले लिया, यहाँ बिंदु ले लिया, यहाँ बिंदु ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। यानी वर्त की परिधि पर लेना है, वर्त की परिधि पर कहीं भी अपन कोई बिंदु ले लें तो उससे अपन देखो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं? तो गिनती थोड़ी कर सकते हैं अपन, हैं? बिंदु रेखा है, तो एक रेखा ही बिंदु से बनी होती है, अनंत बिंदु से बनी होती है, तो अपन कह सकते हैं तो वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं। ठीक है ना, इसका उत्तर ये होगा, अनंत स्पर्श रेखाएं। ठीक है,
अब प्रश्न यूं आ जाए कि वर्त के अंदर स्थित बिंदु से, वर्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वर्त के अंदर स्थित बिंदु से, तो इससे जैसे बिंदु यहाँ ले लिया मैंने, इससे बताओ कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? जैसे ये बिंदु ऐसे मैं खींच के दिखाता हूँ आपको, बोलो खींच दी? नहीं खींची गई ना? अंदर से खींची है, अंदर से खींची थी तो छेदक रेखा होगी है। तो वर्त के अंदर स्थित बिंदु से शून्य स्पर्श रेखा, शून्य स्पर्श रेखा यानी कोई भी रेखा नहीं खींच सकते। वर्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा अपन नहीं खींच सकते। उस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने वाला हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एक कोई वर्त है, जैसे एक वर्त है, इस वर्त की एक छेदक रेखा, छेदन भी बोलते हैं इसको, छेदन रेखा व जीवा के बिंदु संपाती हो तो उस रेखा को क्या कहते हैं? संपाती हो तो उस रेखा को क्या कहते हैं? संपाती छेदन रेखा यानी जो अंदर से गुजरती है, जैसे ये इसके अंदर से गुजरती, जीवा मतलब दो बिंदुओं पे मिलती है, तो ये दोनों ही एक ही हों, यानी इसका ये दोनों बिंदु, इसके दोनों बिंदु एक ही हों, तब उस रेखा का क्या नाम होगा? ठीक है। या मैं यूं कहूं कि वर्त की छेदन रेखा के संगत जीवा के दोनों सिरे, वर्त की छेदन रेखा के संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाने की दशा में आपको कौन सी रेखा प्राप्त होती है? ठीक है ना, संपाती होने की दशा में, यानी बिंदु संपाती हो जाए तो उस दशा में आपको कौन सी रेखा प्राप्त होती है? तो वो स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा। ठीक है। तो ये एक नया बिंदु निकल के आया है कि छेदन रेखा व जीवा के बिंदु संपाती हों। संपाती का मतलब क्या है? दोनों एक ही बिंदु होने चाहिए। संपाती रेखा के बारे में अपने पढ़ा है, जैसे समीकरण अपन पढ़ते हैं, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में अपन हल करते हैं, है ना, उसमें अपन देखते हैं ना संपाती रेखा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो दोनों रेखाएं संपाती प्राप्त होती है ना अपने को, तो उसी की बात हो रही है। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी होनी चाहिए। तो बिंदु भी ये एक ही होने चाहिए। मान लो ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये संपाती का मतलब ये होने चाहिए। तो ये कब होंगे? ये यहाँ होगी तब होंगे, यहाँ होगी। यानी मैं कहूँ कि ये तभी हो सकता है संभव जब ये बिंदु स्पर्श रेखा के हो, ये हो, ठीक है ना, ये बिंदु ये हो, मान लो स्पर्श बिंदु हो, तभी हो सकता है। यानी दोनों बिंदु एक ही जगह होने चाहिए, हैं, तभी ये हो सकता है। तो ये इसका उत्तर क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया अपना। ठीक है। अब वर्त के अंदर की बात कर ली अपन ने कि वर्त के अंदर होने से शून्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, वो छेदन रेखा हो जाती है। ठीक है। अब कहें कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से, वर्त के बाहर का मतलब वर्त के बाहर किधर भी हो सकता है बिंदु, इधर चारों तरफ किधर भी एक बिंदु ले लें अपन वर्त के बाहर, और उस बिंदु से अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे मान लो इस बिंदु का नाम P रख लिया, इस P से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं? तो इससे देख लो कितनी खींच सकते हैं। एक तो ये हो गई, यानी करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर कभी भूल भी नहीं सकते आप, रटने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच ली बताओ? दो ही खींची गई ना। तो वर्त के बाहर स्थित बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं, केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। अब कोई पूछे कि वर्त और जीवा के बीच का संबंध पता करना हो अपने, तो क्या संबंध होता है? जैसे मान लो ये एक वर्त का केंद्र है, केंद्र को अगर परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसे त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या। इसको R से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं R से?
कि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, तो रेडियस का पहला अक्षर लिया है आर। अब अगर त्रिज्या अब इधर ले लिया, एक सामने उधर भी बिंदु ले ले अपन, मान लो एक बिंदु यहाँ ले लें, अब इसको यहाँ से मिला दें, तो ये क्या बन गई, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो यानी दो त्रिज्याएं जब जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वृत्त का व्यास बन जाता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे, है ना। ये पूरा वृत्त का व्यास हो गया, व्यास। तो अपन क्या कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास है ना, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, या कह सकते हैं त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बट्टे 2 हो जाएगी, व्यास बट्टे 2। तो ये इनमें संबंध हो गया त्रिज्या और व्यास में। अब कोई प्रश्न आ जाए कि एक वृत्त का व्यास 7 सेमी है, व्यास क्या है 7 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 7/2 हो गई ना, यानी 3.5 हो गई। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कह दे कि 10.5 है व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो क्या दी हो जाएगी, ठीक है 10.25 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी मैंने 8-10 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इनमें से आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है, अब अपन बाह्य बिंदु से अपने बात कर ली, ये बाह्य बिंदु है, ठीक है ना। अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई में के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, तो इस लंबाई में बराबर होती है ना। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, लंबाई में समान होती हैं, समान या कह सकते हैं बराबर, ठीक है, बराबर होती हैं, आपके नाप के देख लो चाहिए, ठीक है ना। तो अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको पूरे को, ठीक है, कि वृत्त पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी, एक। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत। वृत्त पर कितनी, अनंत। वृत्त के अंदर से शून्य, वृत्त के अंदर कोई बिंदु हो तो शून्य स्पर्श रेखा, यानी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। बाहर कोई बिंदु हो तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा, ठीक है। वो स्पर्श रेखाएं दोनों समान होती हैं। अगर छेदन रेखा और जीवा के जो बिंदु हैं वो अगर संपाती हो तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। अब स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाले कोण को समकोण कहते हैं, ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या, स्पर्श बिंदु और ये त्रिज्या का जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना, इस बिंदु का नाम है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बिंदु को क्या कहते हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। और स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, इसके उभयनिष्ठ बिंदु के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, यानी समकोण बनता है, यहाँ समकोण, ठीक है, समकोण। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन कि जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। अब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में, यानी ये है अर्धवृत्त, यानी केंद्र से गुजरने वाली रेखा वृत्त को 2 बराबर अर्धवृत्तों में विभाजित कर देती है, तो ये अर्धवृत्त बन गया। इधर वाला भी अर्धवृत्त है, नीचे वाला भी अर्धवृत्त है, ठीक है। ये मान लो बिंदु इसका O है, ये A है, ये B है, तो अर्धवृत्त में बना, यानी परिधि पर कोई भी बिंदु कहीं भी, जैसे बिंदु यहाँ ले लिया अपन, यहाँ से अपन इस बिंदु को यहाँ मिलाएं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से अपन मिलाएं, यहाँ मिलाएं, तो ये जो कोण बना है ना, ये समकोण है। क्या है, समकोण। यानी वृत्त की परिधि पर कोई भी बिंदु ले लें अपन अर्धवृत्त में, ठीक है, और उसको व्यास के दोनों सिरों से मिलाएं, व्यास के दोनों सिरों से अपन मिला दें, तो बनने वाला जो कोण है वो समकोण होगा। क्या होगा, समकोण। कहीं भी ले सकते हैं, देखो यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, अब यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं और इसको भी अपन दोनों सिरों से मिला दें, तो जो बिंदु बनेगा अपना वो क्या होगा, जो कोण बनेगा वो क्या होगा, समकोण होगा। यानी अर्धवृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण
समकोण होता है। ये बिंदु नीचे भी हो सकता है, इधर भी लिया जा सकता है, तो वो भी अर्धवर्त है। तो यहाँ कोई बिंदु यहाँ ले लिया, तो इसको भी ऐसे अपन मिलाएंगे यूँ, तो ये भी एक ही क्या है, समकोण बनाएगा, यहाँ समकोण बनेगा। ठीक है ना, समकोण हो गया। अब अपन कह सकते हैं कि अर्धवर्त की परिधि पर बना भी कौन समकोण होता है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के घनिष्ठ बिंदु है वहाँ भी बना हुआ कौन समकोण होता है। ठीक है। एक बात और है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो, कि एक वर्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, देखो फुल प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ मैं, यानी आप भूल भी नहीं सकते कभी भी, इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो ये कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से अपन को स्पर्श रेखाएं खींचे, तो ये पता है अपने को 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों भी लंबाई में क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है। ये स्पर्श रेखा यहाँ तक की मानी जाती है, आगे तक नहीं है, आगे तो ये और दूसरी रेखा ही हो गई। ठीक है ना, स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु तक ही होती है। तो ये मान लो 2 स्पर्श रेखाएं अपन ने खींच ली, ये कोई बिंदु P है, इससे अपन ने यानी ये वर्त पर स्थित बिंदु A और B पर स्पर्श करती हैं, तो यानी जो बाह्य बिंदु है ना, बाह्य बिंदु का अर्धक है, यानी ये जो कोण बना है ना अपना APB, कोण APB, ये जो कोण बना है, इस कोण का अर्धक है। अर्धक का मतलब क्या होता है, इसका समद्विभाजक बिंदु। देखो समद्विभाजक कैसे करते हैं कोण का, तो कोण का समद्विभाजन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो जैसे मैंने बिंदु P पर ये प्रकार रख लिया मेरा, इस प्रकार से मैंने एक चाप काट दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है परिधि से टच करते हुए निकले, नहीं, ये तो देखो ये चाप काट दिया, दूसरा चाप काट दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, अब इस चाप को मापना है यहाँ से कि ये AP और BP पर 2 बिंदुओं पर काट रहा है मान लो, तो यहाँ से इसका नाप करना है अपने को। तो ये अपने देखो काट दिया ना इधर से। अब ये इतना रखना है, अब दोनों साइड में एक एक चाप काटने अपने को, यानी ये 2 बिंदु मैं लिख लेता हूँ, इनका नाम लिख लेता हूँ। जो AP पर ये बिंदु कोई मान ले Q है और ये बिंदु कोई R है, तो R और Q को आपको नापना है, ये कितना बड़ा चाप है। ये चाप को नाप लिया इससे, अब आपको एक एक चाप इससे अंदर की तरफ इस प्रकार से काटने हैं। ठीक है, एक इधर से काट दिया, एक R से काट दिया, Q और R दोनों से काटना है। तो ये देखो ये कट गए ना चाप, दोनों बिंदु जहाँ कट रहे हैं उससे होते हुए कोई रेखा अपन खींचे, तो वो कहाँ मिलती है। ठीक है ना, वो कौन से बिंदु पे मिलती है, देख लो कहाँ मिली बताओ। सेंटर से निकला है ना, तो कहाँ मिली, तो बिंदु यहाँ मिल गई ना केंद्र पे, तो अपन कह सकते हैं केंद्र पे। ठीक है ना, तो इसका देखो क्वेश्चन है कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण अर्धक, बीच का जो कोण है इसका आधा कर दिया ना अपन, इसलिए इसका कोण अर्धक हो गया। समद्विभाजक, समद्विभाजक किस बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है ना, समद्विभाजक तो केंद्र पर, जो समद्विभाजक बिंदु है ना वो केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है, इससे केंद्र ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण अर्धक पर स्थित होता है, तो केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, केंद्र पर स्थित होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको कुछ निकालना हो, है जैसे त्रिज्याओं की आपको लंबाई दी हुई हो, ये जैसे ये त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्याएं हो गई दोनों स्पर्श बिंदु से मिलने वाली। तो अब मान लो आपको त्रिज्या ये दे दी, मान लो 7 सेमी दे दी, यहाँ से ये 7 सेमी है, और ये स्पर्श रेखा की लंबाई है ये भी बता दी आपको, ये मान लो आपकी 12 सेमी है। ठीक है, और आपको ये बताना है ये यानी बिंदु, बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। ठीक है, तो ये क्या है, क्या है इसका नाम क्या है, तो इस समकोण बन रहा है यहाँ पे, पता है आपको कि स्पर्श बिंदु और त्रिज्या को घनिष्ठ बिंदु पर बनने वाला कौन समकोण होता है, और समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण, यानी एक त्रिभुज बन गया ये OPA, एक त्रिभुज है, PAO भी कह सकते हैं, ये एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में तो एक ही प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन बता सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ये भी बहुत काम आएगी इसमें। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अपन बता सकते हैं कि ये कितनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं एक आधार है, दूसरा मान लो लंब है, तो ये हो गया 7
का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर गुणा 49 प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, ठीक है। बाद में जो आएगा ना वो होगा कर्ण, ठीक है, वो कर्ण हो जाएगा अपना। तो कर्ण का स्क्वायर अपना हो गया 193, तो कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण हो गया √193। अब इसका वर्गमूल निकल रहा नहीं है पूरा, ठीक है। अगर ये मुझे अपन 5 ले लेते तो इसका पूरा निकल जाता, 5 लेते तो ये 25 होता, ये 144, 125 और 144 के 69 हो जाते, 169 का कितना आ जाता, 13 आ जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन अपना पाइथागोरस प्रमेय पर आएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें, ओके, ठीक।